So welcome back everybody to this next lecture and this is obviously lecture number 5। चार लेक्चर ऑलरेडी सोल्यूशन के हो चुके हैं, काफी कुछ हमने पढ़ लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बचे हुए हैं जो कि हम और फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अगेन लेक्चर नंबर 5 ऑफ सोल्यूशन। So before heading toward the main lecture for today, I'd like to recall some concept जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और प्रीवियस क्लास में हमने शुरुआत कर दी थी भैया आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। मैंने क्लासिफाइड करके बताया था। उससे पहले हमने एक रिलेशन और एक क्वेश्चंस भी देखा था जिसमें मैंने रिलेशन कराया था मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज का। और उसके बाद हमने फिर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझा था अलोंग विद द डेफिनेशन, उसके जो कंडीशंस है वो भी। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने आपको बताया था, मैंने क्लासिफाई कराया था कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें अब्सॉर्ब्ड प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के बराबर होता है। और अगर अगर ऐसा सोल्यूशन है जो कि अब्सॉर्ब प्रेशर और राउल्स का प्रेशर जिसमें बराबर नहीं आ रहा है, दैट सोल्यूशन विल बी नोन एज नॉन आइडियल। बट उसके भी मैंने दो केसेस बताए थे, मतलब दो सब पार्ट और बताया था क्लासिफाई करके। दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय और नेगेटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसकी कंडीशंस भी सेम है कि अगर इक्वल टू नहीं है सर तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो अगर अब्सॉर्ब प्रेशर राउल्ड लॉ के प्रेशर से बड़ा होता है, दैट विल नोन एज द पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड इफ the absorbed pressure is less than Raoult's pressure, the pressure of Raoult's law, then that will be known as the negative deviation about the non-ideal solution. ठीक है, shown by the non-ideal solution. चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत वही थोड़ी क्लासिफिकेशन से करेंगे जो हमने पिछले से पढ़ा। फिर उसके बाद उसके अंदर हम इन डिटेल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं सर ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के अंदर, और क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो पहले मेरे साथ लिख लीजिए कि क्लासिफिकेशन of ideal and नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, दिस इज आर द टॉपिक। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि भैया आइडियल सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो वो सोल्यूशन है जिसमें क्या हुआ था भैया, जो ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर था ना वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मतलब सिंपली इन शॉर्ट कहें तो ये क्या है, ये है प्रेशर ऑफ राउल्ट्स, उसके बराबर था। बट अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं भैया तो इसके अंदर हमने दो केसेस देखे थे, है ना। आइडियल तो हमारे पास ठीक था सर, हम समझ गए कि ऑब्जॉर्ब प्रेशर राउल्स के प्रेशर के बराबर है तो आइडियल। बट इसके अंदर हमने फिर दो सब केसेस और देखे थे, जो था पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल का ही केस है वो, इसीलिए कह रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा हमने देखा था निगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में एज यूजुअल भैया सबको पता है, अगर ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर ग्रेटर हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी के, तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का शो करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर लेस देन हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, सो दैट विल शो नेगेटिव डेविएशन। अब कुछ और पॉइंट लिखने मैं आपको लिखाना चाहता हूँ, कुछ और पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको एक काम करो, एक टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इस चीज को बांट लो। ठीक है, समझ लो, ये तो पहला पॉइंट था। अब बात ये है सर, देखो समझो, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, उसको समझा दूंगा तुम्हें अभी। वो पॉइंट ये है कि जब भी आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं सर, तो आइडियल सोल्यूशन के अंदर जो भी ए बी टाइप बॉन्ड होता है, ए और बी के बीच जो बॉन्ड होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बॉन्ड एंड बी बी टाइप बॉन्ड। क्या है, चिंता ना करो, बिल्कुल मैं भी समझा दूंगा तुम्हें ये क्या बॉन्ड का क्या मतलब है। तो अगर ए बी टाइप बॉन्ड बराबर है ए बॉन्ड और बीबी बॉन्ड, बीबी टाइप बॉन्ड के, सो दैट विल बी आल्सो द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बट अगर एक मैं पॉइंट लिखूं सर, क्या कि अगर आपका जो ए बी टाइप बॉन्ड है दैट विल बी ग्रेटर देन
ए नहीं, दैट विल बी, सॉरी इसको ऐसे समझो, थोड़ा इसमें उल्टा केस होता है, इस वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। दैट विल बी ए बी टाइप, अगर लेस देन है ए टाइप बॉन्ड, ये बॉन्ड है तो मैं बार बार बॉन्ड लिख रहा हूँ, जगह चाहिए, और बी टाइप बॉन्ड। और एक पॉइंट लिख रहा हूं नेगेटिव डेविएशन के अंदर कि अगर आपका ए बी टाइप का बॉन्ड है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए इंडिविजुअली ए टाइप और बी टाइप बॉन्ड से। सर इसका मतलब क्या है ये समझाओ, मैंने एक लाइन लिख दी है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक लाइन लिखी, क्या लिखी भैया, जो ए बी टाइप बॉन्डिंग होगा वो ए टाइप बॉन्ड और बी टाइप बॉन्ड के एकदम बराबर होगा। मतलब जिस तरह की बॉन्डिंग ए बी टाइप में होगी उसी तरह की बॉन्डिंग इंडिविजुअली ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के अंदर भी हो रही होगी। बट अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन की बात करूं तो उसमें क्या होता है भैया कि जो ए बी टाइप बॉन्डिंग है वो लेस देन होती है ए टाइप बॉन्डिंग से और बी टाइप बॉन्डिंग से। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो नेगेटिव डेविएशन में जो ए बी टाइप की बॉन्डिंग होती है दैट विल बी ग्रेटर देन ए टाइप और बी टाइप। इसका मतलब क्या है समझो, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो कोई भी सोल्यूशन चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, सोल्यूशन बनता किससे है भैया, अरे पूरा चैप्टर आधा आधा पढ़ लिए तो पता चल गया होगा भैया, सोल्यूशन दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर। तो वो कंपोनेंट होते हैं एक तो सॉल्वेंट एक दो सोल्यूट, तो मैंने बोला ए और बी। तो सोचो जब तुम एक सोल्यूशन तैयार कर चुके हो तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा भैया, ए और बी जब दोनों में क्या होगा, दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे तो पूरे सोल्यूशन ए बी का फॉर्मेशन होगा। सोच के देखो क्यों, क्योंकि इसमें भैया ए एज अ सॉल्वेंट भी है और बी एज अ सोल्यूट है, तो भैया सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉन्ड बनेगा तो एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार होगा। तो जो लिक्विड सोल्यूशन जो होता है भैया, जो लिक्विड सोल्यूशन होता है इसकी बॉन्डिंग को लिक्विड बॉन्डिंग कहते हैं। और लिक्विड बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, ए बी टाइप बॉन्ड होते हैं। तो ए और बी क्या होते हैं, ए एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, बी एज अ सोल्यूट काम कर रहा है। जब इनका आप मिक्सचर तैयार करोगे तो क्या होगा भैया, ए और बी दोनों आपस में क्या मिलेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार होगा। तो ए बी को मैं कहता हूं लिक्विड बॉन्डिंग। अब सोचो मैंने वही काम किया, अगर मैं सोल्यूशन को हीट करूं तो भैया अगर ये क्या है, दोनों वॉलेटाइल हैं, जो कि मान के चलो कि दोनों वॉलेटाइल है ए और बी दोनों, तो भैया ये वेपर बनाएंगे, और वेपर बनाएंगे तो भैया इधर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कंटेनर में आ जाएगा। ये मान लो कि क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, तो भैया इस कंटेनर में वेपर प्रेशर भी आ जाएगा। अब सोच के देखो इसमें क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ बी जो है वो क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ बी वेपर में कन्वर्ट हो गया, सिमिलरली कुछ अमाउंट ऑफ ए वेपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर ए और बी दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस थे तो पहले जो ए बी बॉन्डिंग थी अब क्या होगी, ये अपने अलग अलग वेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए वोलेटाइल है तो वो भी अपना कुछ वेपर बनाएगा, बी वोलेटाइल तो वो भी अपना वेपर बनाएगा। तो वेपर फेज में जो बॉन्डिंग बनेगी, इस वेपर फेज में दो तरह की बॉन्डिंग होगी, एक तो ए वाली बॉन्डिंग, और दूसरी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसको वापस से रिड्रॉ कर लो। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस केस को याद रख लो कैसे, देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। जब भी कोई भी सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो किसी भी सोल्यूशन में, ये अगर मान लो लिक्विड सोल्यूशन है मान लो, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, तो इसके अंदर ए एज अ सॉल्वेंट है और बी एज अ सोल्यूट काम कर रहा है मान लो, ठीक है। अब क्या होगा भैया, ए एज अ सॉल्वेंट है तो ये मान लो एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया और बी एज अ सोल्यूट का मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया। अब जैसे ही कोई एक सोल्यूशन तैयार करेंगे तो इसके अंदर ए भी है और बी भी है, मतलब ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो एक बॉन्डिंग होगी क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर अपनी, जो कि ए बॉन्डिंग होगी, और एक बॉन्डिंग होगी इस बी वाले की जो कि सोल्यूट की होगी, जो कि बी बॉन्डिंग होगी। मतलब खुद के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनी होगी, ए अलग है बी अलग है, जब हमने दोनों को मिलाया एक सोल्यूशन में तो एक बॉन्डिंग मिलेगी ए, एक बॉन्डिंग मिलेगी बी। इन दोनों को कहते हैं लिक्विड बॉन्डिंग, इनको कहते हैं लिक्विड बॉन्डिंग। मतलब इंडिविजुअली जब हम ए के मॉलिक्यूल को देखें, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को देखें, और बी के मॉलिक्यूल को देखें, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को देखें, तो भैया ये आपस में क्या होंगे, पहले से ही बॉन्ड बनाए होंगे। अब जैसे ही हमने इन्हें मिला दिया और नीचे से हीट किया तो कुछ वेपर बना ए पार्ट का, कुछ वेपर बना बी पार्ट का। तो अब ये जो वेपर प्रेशर है, अब इस वेपर प्रेशर में ए और बी दोनों मिल चुके हैं,
दोनों का प्रेशर है, इट मींस इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो ए बी बॉन्डिंग होगी। ये था, मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी अबाउट दैट। ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बट अब ध्यान से समझ गए होगे कि देखो, जब भी हम क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन को तैयार करेंगे, तो भैया सॉल्यूट हम अलग से लेके आएंगे, सॉल्वेंट हम अलग से लेके आएंगे। तो जो सॉल्यूट सॉल्यूट की बॉन्डिंग होगी उसको आपस में मैं ए बॉन्डिंग कहूंगा, या फिर बेसिकली अगर सॉल्यूट को मैं डिनोट करूं बी से, तो अगर सॉल्यूट सॉल्यूट की बॉन्डिंग होगी तो मैं उसको कहूंगा बीबी बॉन्डिंग, और अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बॉन्डिंग होगी तो मैं उसे कहूंगा ए बॉन्डिंग। बट अगर उनको मैं हीट करता हूं, एक सोल्यूशन तैयार कर लेता हूं, और उससे जो वेपर बनती है, तो वेपर तो भैया ए और बी दोनों की वजह से बनेगी, तो वेपर फेज में जो बॉन्डिंग होगी उसे ए बी टाइप बॉन्डिंग कहा जाता है, इसलिए इसको वेपर बॉन्डिंग कही जाती है। कौन सा? ये वेपर बॉन्डिंग होती है। तो लिक्विड बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग है भैया? ए ए बॉन्डिंग, बी बी बॉन्डिंग लिक्विड बॉन्डिंग, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। बट जब दोनों वेपर बना लिए तो वेपर में ए और बी दोनों हैं, इसलिए उसको ए बी टाइप या फिर वेपर बॉन्डिंग कहा जाता है। अब अगर जो वेपर बॉन्डिंग है, मतलब ए बी बॉन्ड है, ए बी टाइप का बॉन्ड है, अगर वो ए बॉन्ड और बी बी बॉन्ड के बराबर है, दैट सोल्यूशन विल नोन एज आइडियल सोल्यूशन। बट अगर वही ए बी टाइप का बॉन्ड यानी वेपर टाइप का बॉन्ड अगर लिक्विड बॉन्ड से क्या हो, लेस देन हो, सो दैट विल बी नोन एज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। बट अगर वही वेपर बॉन्ड यानी ए बी टाइप का बॉन्ड अगर ग्रेटर देन हो ए ए टाइप बॉन्ड और बी बी टाइप बॉन्ड के, सो दैट विल बी नेगेटिव डेविएशन। तो आई थिंक अब आराम से कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो ब्लर हो गया है अब? अभी वीडियो ठीक है बच्चा? शत्रुल, अभी वीडियो ठीक है? तो एक बार क्विक रिवीजन ले ले क्या? देखो, कुछ नहीं बोला मैंने, ये बोला कि जब भी हम सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट हम दोनों लेते हैं, ठीक है? मैंने बोला ए एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, बी एज अ सोल्यूट काम कर रहा है, ठीक है? तो किसी भी सोल्यूशन को तैयार करने के लिए जब आप सोल्यूट को अलग लाओगे, सॉल्वेंट को अलग लाओगे, फिर उसको मिलाओगे, एक मिक्सचर तैयार करोगे, तो सोल्यूशन बनेगा। तो जब आप सॉल्वेंट को अलग ला रहे हो, सोल्यूट को अलग ला रहे हो, तो जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसे मैं ए ए बॉन्डिंग कहूंगा। सिमिलरली अगर मैं सॉल्यूट ला रहा हूं जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसको मैं बीबी बॉन्डिंग कहूंगा। तो ये जो ए ए बॉन्डिंग है और बीबी बॉन्डिंग है, जब मैं इन्हें मिला दूंगा तो हमारा क्या होगा, एक सोल्यूशन तैयार होगा जो कि लिक्विड सोल्यूशन तैयार होगा। इसीलिए जो ए और ए बॉन्डिंग है और बी टाइप बॉन्डिंग है, इनको मैं लिक्विड की बॉन्डिंग कहता हूं। ठीक है सर। अब मान के चलो कि ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो भैया दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे, और जब दोनों वेपर बनाएंगे तो दोनों के वैसे वेपर प्रेशर कंटेनर में बनेगा। अब सोच के देखो, कुछ अमाउंट ए का क्या हुआ, वेपर बना दिया जो कि वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, कुछ अमाउंट बी का भी वेपर बन गया जो कि वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। अब जब आप वेपर की बॉन्डिंग देखोगे तो उसमें ए और बी दोनों है, मतलब ए और बी। अब क्या हुआ, वेपर के फेज में ए और बी दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि वेपर किस दोनों ने मिलकर बनाया है, ए नहीं बनाया है, बी नहीं बनाया है। तो वेपर फेज के अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसको ए बी टाइप बॉन्डिंग कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात ही है सर कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बॉन्डिंग की बात करें तो ए ए टाइप बॉन्ड और बी बी टाइप बॉन्ड ये लिक्विड बॉन्डिंग होती है, और ए बी टाइप बॉन्ड हमारी वेपर बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ए ए एज अ सॉल्वेंट है, बी बी एज अ सॉल्यूट का बॉन्ड है। बट अगर मैं दोनों वेपर बना रहे हैं तो दोनों की मिक्सचर से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट विल बी ए बी टाइप बॉन्ड। तो अगर आइडियल सोल्यूशन है तो भैया जो वेपर वाला बॉन्ड है यानी ए बी बॉन्ड है, वो क्या होगा, लिक्विड वाले बॉन्ड ए ए बॉन्ड या फिर बीबी बॉन्ड दोनों के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो आइडियल सोल्यूशन है, बट अगर ऐसा नहीं है तो नॉन आइडियल है। उसमें भी अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो भैया जो वेपर वाला बॉन्ड है यानी ए बी टाइप बॉन्ड है, अगर वो ए ए टाइप बॉन्ड या बीबी टाइप बॉन्ड से छोटा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा सोल्यूशन। बट अगर सर, अगर आपका वेपर वाला बॉन्ड यानी ए बी टाइप बॉन्ड अगर ग्रेटर हो गया आपके लिक्विड वाले बॉन्ड यानी ए टाइप बॉन्ड और बी टाइप बॉन्ड, सो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। यही मैंने पढ़ाया था, यही मैंने समझाया था। अब समझ आया? दोबारा रिपीट करना पड़ गया क्योंकि ब्लर हो गया था इस वजह से। क्लियर है? चलो विश्वजीत, क्या आपको क्लियर हुआ? टेल मी बच्चा।
ओके, गुड। चलिए, अब नोट डाउन करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बात। कौन सी बात? थर्मोडायनेमिक्स की रिलेटेड बात है। थर्मोडायनेमिक ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा सोचो मेरे साथ। अब कुछ बातें हम क्या करेंगे, एक मेरे साथ टेबल टाइप फॉर्म बनाइए। इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करने वाली और याद करने वाली बातें हैं, ठीक है? सिर्फ इस चीज को ना मेरे साथ नोट कर लो, याद कर लो। जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ नहीं। बस इस चीज को बस याद रख लो मेरे साथ, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? और जिस जो चीज डायरेक्ट पूछी उसमें हम अपना बेफालतू का समय क्यों बर्बाद करें? इस वजह से सिर्फ इस चीज को नोट डाउन कर लो मेरे साथ। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, 3 टेबल बना लेना नोट्स में, ठीक है? और मेरे साथ इस चीज को डायरेक्टली याद रख लो, ठीक? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर थर्मोडायनामिक्स आपने सुना होगा, डेल्टा वी मिक्स यानी चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर, वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है? बट अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन बात करूं तो इसके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर होता है दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो डेल्टा वी मिक्स क्या होता है इस केस में, दैट विल बी लेस देन जीरो। अब डेल्टा वी मिक्स जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, बट फिलहाल आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स भी, ठीक है? तो अभी के लिए बस याद रख लो इन चीज को। मैं फिर से बोला ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो अभी चीज के लिए इनको याद रख लो कि भैया डेल्टा वी मिक्स हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो होगा। पॉजिटिव डेविएशन की बात करूंगा तो डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है, ट्रिक भी याद कर सकते हो। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, बड़ी सिंपल सी बात है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट भैया, डेल्टा एच मिक्स, ठीक है? डेल्टा एच मिक्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा जीरो होगा। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव डेविएशन के लिए लेस देन जीरो। ये भी बड़ा सिंपल है, तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ थर्मोडायनेमिक्स बातें इसलिए मैंने लिखा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा इसको याद रख लेना, आप याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर मैं डेल्टा जी मिक्स की बात करूं, ठीक है, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहा जाता है, मैं पढ़ाऊंगा जब, तो ये आइडियल के लिए भी निगेटिव होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी हमेशा ये निगेटिव होता है। सिमिलरली निगेटिव डेविएशन के लिए भी डेल्टा जी मिक्स हमेशा निगेटिव होता है। मतलब तीनों केस में निगेटिव, बिल्कुल तीनों केस में निगेटिव। ये भी सिंपल है सर, याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, डेल्टा एक्स मिक्स जिसको एंट्रोपी चेंज भी कहा जाता है, पढ़ाऊंगा। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तीनों केस के लिए। तो देखो ये 4 पॉइंट जो है ये बड़े रिमेंबर करने वाले पॉइंट है और आपको देखो इजीली याद भी हो गए होंगे, अभी याद हो गए होंगे। डेल्टा एक्स मिक्स हमेशा पॉजिटिव के लिए भी निगेटिव होगा, और डेल्टा एस मिक्स हमेशा इसके लिए भी क्या होगा, जिसको कहते हैं एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। इसको एंट्रोपी कहा जाता है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है? तो हमेशा बढ़ती है, इसलिए हमेशा ही साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अभी फिलहाल के लिए अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आप इसको याद रख लो, ठीक है? सो बस एडिशनल डेटा था जो मैंने आपको दे दिया, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि भैया पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में अगर कोई सवाल आता है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड तो यही पूछेगा कि बताओ अगर डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको पता है नेगेटिव डेविएशन। और अगर डेल्टा एक्स में लेस देन जीरो है तो पॉजिटिव डेविएशन, तो आप इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है? उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, ठीक है? तो कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है, एक बार ये बता दो भैया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से ये वाले पार्ट से नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है? चलो ओके, बहुत बढ़िया। बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहोगे तो मैं समझ जाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भैया कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाएगा। और ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल है जो आप याद रख लो, जो कि पूछ ही देता है, मैक्सिमम टाइम पूछ देता है। आइडियल सॉल्यूशन पहचानेंगे कैसे भैया? तो कुछ कॉमन से एग्जांपल हैं जो आपको मैं कुछ पेयर बता दूंगा, उस पेयर को आप याद रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है? जैसे कहीं भी आपको CH2Br या फिर CH2H5i ऐसे टाइप का कुछ दिख जाए, समझ रहे हो? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स टाइप का भी कंपाउंड दिख जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जैसे C2H5Br,
C2H5, आप ऑर्गेनिक में ये सब चीज पढ़ोगे। या फिर आपको सेम टाइप के सेम साउंड करने वाले कंपाउंड जैसे बेंजीन या टोलुइन, ये सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। बस बेंजीन रिंग क्या होती है, देखा होगा ना। अरे बेंजीन टोलुइन में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं भैया, बेंजीन रिंग के ऊपर CH लगा दो तो टोलुइन बन जाएगा। मतलब अगर ये बेंजीन है और इसी में अगर मैं एक CH3 ऊपर जोड़ दूं तो टोलुइन बन गया। भैया बेंजीन और टोलुइन मतलब सेम साउंड करने वाले, देखो इन इन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दैट विल बी आल्सो एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये भी देखो सेम साउंड करने वाले हैं, मतलब कॉमन साउंड करने वाले मिल गए लास्ट में, दैट विल बी ऑब्वियसली द आइडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट। मैं बस तुमको एग्जांपल याद कराने के हल्का फुल्का रद्दी सा ट्रिक दे रहा हूँ, तुम याद कर सकते हो इस तरीके से, बट मैं लिखा दे रहा हूँ कुछ एग्जांपल जो कि कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली कहीं भी आपको लिक्विड दिख जाए ऑफ सेम नेचर, ये कोई बताता नहीं है बट नोट कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज, एग्जाम्पल कैसे पकड़े कि सर वो आइडियल सोल्यूशन हो सकता है एग्जाम्पल देख के। तो अगर कहीं भी सेम नेचर की लिक्विड आपको मिलेगी, दैट विल बी ऑब्वियसली द आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड ऑफ सेम टाइप आल्सो, सेम टाइप की लिक्विड हो तो भी वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें भी लिक्विड ऑफ सेम टाइप विथ सेम टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी दो लिक्विड में बराबर है तो आप उसको आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स थे जो कि आप याद रख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि भैया अगर पॉजिटिव डेविएशन पहचानना हो तो उसके भी कुछ एग्जांपल हो जाते तो मजा आ जाता। मैं बोला बिल्कुल यार, ले लो लिख लो मेरे साथ। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमेशा याद रख लो, कभी भी CCl4 या फिर CH3 CHCl3 कहीं भी दिख जाए, क्लोरीन वाले कंपाउंड कहीं अगर दिख जाए तो साफ साफ पॉजिटिव डेविएशन का केस है। अगर वाटर के साथ कभी भी CCl4 दिख जाए तो भैया पॉजिटिव डेविएशन का केस है। सेम केस याद रखो, आइडियल में क्या था, सेम नेचर की लिक्विड थी, बट अगर कभी भी आपको दो अपोजिट नेचर की लिक्विड दिख जाए, दैट विल बी आल्सो दी नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन वाला केस, ठीक है। या फिर अभी मैंने क्या बताया कि इसमें सेम टाइप के अट्रैक्शन फोर्स के बॉन्ड है, मतलब क्या था, मतलब ये था सर कि AB इज इक्वल्स टू AA या फिर BB। बट अगर कहीं भी ऐसा लिक्विड आपको दिख जाए, ठीक है, एक सेकेंड शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कहीं भी आपको ऐसा लिक्विड कहीं दिख जाए जिधर जो AB बॉन्ड हो वो लेस देन A या फिर BB हो, दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब बात कर ले सर थोड़ी निगेटिव डेविएशन की भी, भैया अब इसको क्यों अकेले छोड़े, ये भी तो हमारे सिलेबस में है। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए कुछ एग्जांपल कैसे पहचानेंगे, कभी भी याद रख लो, वाटर के साथ कभी भी कोई एसिड दिख जाए आपको, HNO3 HCl भी, इवन वाटर के साथ कोई एसिड दिख जाए, याद रख लो, यानी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, तो अगर वाटर के साथ कोई भी एसिड दिख जाए HCl H2SO4 प्लस वाटर, भैया वो नेगेटिव डेविएशन का केस है, पकड़ने का तरीका। सिमिलरली अगर कभी बेंजीन के साथ आपको CHCl3 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन वाला कंपाउंड आपको दिख जाए कहीं बेंजीन के साथ, दैट विल बी आल्सो नेगेटिव डेविएशन। और थर्ड पॉइंट, अगर आपकी कहीं लिक्विड की बॉन्डिंग जो कि क्या हो AB, दैट इज योर ग्रेटर देन AA एंड BB, तो भैया ये भी क्या है, एक नेगेटिव डिविजन वाला केस है। ये मैं कुछ एग्जांपल्स जो कि बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स थे मैंने आपको बता दिए आइडियल सॉल्यूशन में, पॉजिटिव नेगेटिव और नॉन आइडियल के। क्लियर है, बताओ यार, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके याद तो रख सकते हो, कुछ नहीं तो मैंने जो ट्रिक बताया उससे याद रख लो भैया। अरे क्लियर है, समझ आया बच्चा, क्लियर है तो बता दो यार। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और रह गई इसमें, क्या भैया, ग्राफ। और ग्राफ तो यार पूछता ही है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन में ग्राफ और ये एग्जांपल्स तो मस्ट होते हैं भैया, उनके कंडीशंस तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। बट अब ग्राफ देखो, बिल्कुल जैसे राउल्ट्स लॉ के अंदर हमने ग्राफ देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है, बस उस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज हम करेंगे और फिर हमें आइडियल नॉन आइडियल के पॉजिटिव और निगेटिव तीनों ग्राफ मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमें 3 ग्राफ पढ़ना है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर मैं आइडियल सोल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं,
हम कैसे पहचानेंगे सर ग्राफ को देख के कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है? तो अगेन मेरे साथ ये जो ग्राफ बनता है ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ही ग्राफ होता है, जो कि राउल्ट्स लॉ से ही निकला था। जैसा हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है इधर। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो मेरे साथ ये ग्राफ बना लीजिए। दो एक्सिस खींचेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ये ग्राफ हमारे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया है, तो मैं डायरेक्टली खींचता हूं, फिर आप समझ जाएंगे इस चीज को। बिल्कुल राउंड सा ऐसा ग्राफ है। इस एक्सिस के मैंने दो एंड पॉइंट उठा लिए। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला कि वाई एक्सिस पे हमेशा वेपर प्रेशर हमको लेना है, तो वीपी शॉर्ट में ये वेपर प्रेशर इधर लेंगे और इधर हमेशा हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो ये जो ग्राफ बनता है भैया, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ग्राफ बनता है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच। ये मैंने दो पॉइंट पिक किए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे मैं मान के चलता हूं कि इस पॉइंट पे जो एक्स ए की वैल्यू है भैया वो 1 है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, और एक्स बी की वैल्यू 0 है। तो सेकंड पॉइंट भैया बिल्कुल इसका उल्टा कर दूंगा, इधर मैं एक्स बी की वैल्यू 1 कर दूंगा और एक्स ए की वैल्यू को 0 कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप फॉरवर्ड मूव करोगे तो उधर आपकी एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आप बैकवर्ड मूव करोगे तो आपकी एक्स बी की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। सिंपल है। अब सेम केस, अगर मैं एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो हमने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी क्या, कल भी पढ़ा है, आज भी पढ़ा है कि भैया आइडियल सॉल्यूशन में जो ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर है वो बराबर था किसके, पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर मैं मार्क कर दूं एक पॉइंट ये वाली, और अगर मैं इस पॉइंट को कहूं कि भैया ये पी नॉट ए का पॉइंट है, और अगर एक पॉइंट में दूसरे एक्सिस पे मार्क कर दो, अगर मैं इसे कहूं पी नॉट बी का पॉइंट है, तो अगर ग्राफ मुझे ड्रॉ करना हो तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर एक्सी की वैल्यू यहाँ 1 है और पी नॉट ए यहाँ है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे एक्सी की वैल्यू घटनी चाहिए। तो क्या ये पी नॉट ए का ग्राफ घट के यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स ए 0 हो गया? बिल्कुल हो गया भैया, बिल्कुल। ये तो समझ आ गया होगा, ऑलरेडी मैंने इस टाइप का ग्राफ आपको करा दिया है। सिमिलरली भैया अगर एक्स बी की वैल्यू यहाँ 1 है, सेकंड वाले इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पी नॉट बी की कुछ वैल्यू है, तो अगर मैं इससे पीछे जाऊंगा, बैकवर्ड जाऊंगा भैया, तो इस पॉइंट तक जब मैं आऊंगा, इस फर्स्ट पॉइंट के पद तक जहां एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो वहां एक्स ए की वैल्यू क्या हो, एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस ग्राफ को भैया आप ऐसे खींच लो। आप चाहे तो इसको मेरे साथ डॉटेड बना लीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया इस ग्राफ को मेरे साथ डॉटेड बनाइए, क्योंकि ये डॉटेड ही होता है, ठीक है। एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बनाना है भैया, ऐसे डॉटेड बना दीजिए, ठीक है। सिमिलरली पी नॉट ए घटता हुआ ऐसे डॉटेड बना दीजिए। ये पी नॉट ज़्यादा हो गया, सीधा बनाओ, स्ट्रेट बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रेट बन नहीं रहा इसमें, बट मैं ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल से कहने की बात ये है कि भैया जो पी नॉट ए है, आप जैसे फॉरवर्ड जाएंगे, एक्स ए की वैल्यू 0, तो पी नॉट भी घटते हुए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन और आती है भैया जो इन दोनों को ज्वाइन करती हुए, जो कि टोटल प्रेशर वाली लाइन होती है, जिसको आप ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर भी कह सकते हो, यानी इसको ये पी ऑब्जॉर्ब्ड की लाइन है। और ये सबको पता है भैया ये किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी के। इसीलिए देखो ये स्ट्रेट लाइन आया। तो इस तरह का ग्राफ अगर कहीं भी आपको दिखता है, सो दिस ग्राफ डिपिक्ट कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। यानी ऐसा ग्राफ कहीं दे और पूछे कि बताओ ये ग्राफ किस चीज को डिपिक्ट करता है, किस सॉल्यूशन को रिजल्ट करता है, तो आप क्या कहोगे, सिंपली आंख बंद करके, सर ये एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। समझ आया? ये ग्राफ नंबर 1 था। अब अगर मैं बात करूं भैया नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो वो क्या अलग दिखेगा क्या ऐसा? बिल्कुल ऐसा, इसलिए क्योंकि भैया नॉन आइडियल में दो ग्राफ और देखने हैं, क्योंकि नॉन आइडियल का सब पार्ट कौन था, एक तो भैया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, और एक भैया निगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो मेरे साथ पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और अगर इस ग्राफ का नेचर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अगर ऐसा मिलता है, तो मैं आपको भी बता देता हूं कि ये किस नेचर का ग्राफ होगा, मतलब किस डेविएशन का ग्राफ होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने क्या की, दो एक्सिस खींच दी, सेम डेटा वही आप फॉलो करेंगे। क्या भैया, इस फर्स्ट कॉर्नर पे, फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ आप एक्स ए की वैल्यू को 1 मान रहे हो, तो आप यहाँ एक्स बी की वैल्यू को 0 मानोगे। अगेन सेकेंड मोस्ट कॉर्नर पे अगर आप एक्स बी की वैल्यू को यहाँ 1 मान रहे हो, तो यहाँ एक्स ए घट के 0 हो जाएगा, ठीक है।
सेम केस भैया, इधर अगर मैं प्रेशर को पी नॉट ए मानता हूं और इस पॉइंट पे प्रेशर को पी नॉट बी मानता हूं, देखो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बी को ऊपर बना लो, ए को नीचे बना लो, या फिर ए को ऊपर बना लो, बी को नीचे बना लो, कोई इससे मतलब नहीं रहता, बस ग्राफ का नेचर नहीं बदलना चाहिए, जैसा है ग्राफ वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज, अगर कोई बच्चा सोच के ये हो रहा होगा कि भैया बार बार आप ए को नीचे क्यों बना रहे हो, पी नॉट ए को नीचे दिखा रहे हो, पी नॉट बी को ऊपर बना रहे हो, ये आपकी मर्जी है, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा कि हमेशा जो पी नॉट बी है वो ग्रेटर देन है पी नॉट ए के लिए से, इसीलिए मैंने ये बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। आपकी मर्जी, आप चाहे तो पी नॉट ए को ऊपर बना लो, पी नॉट बी को नीचे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्राफ का नीचे सही होना चाहिए, ठीक है। अगेन भैया, अच्छा ये बताओ, अगर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ होगा तो कैसे ड्रॉ होता? तो अभी तो बात ड्रॉ किया हो सर, सिंपली इसको क्या कर दो, यहां से कनेक्ट कर दो, और इस चीज को भैया सिंपली यहां से कनेक्ट कर दो, ठीक है। और भैया टोटल प्रेशर कह लो या ऑब्जर्व प्रेशर की लाइन कह लो, वो ये वाली हो गई। तो अगर ऐसा होता तो ये आइडियल होता। बट व्हाट इफ मैं कहूं कि भैया ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा ना हो के कुछ ऐसा हो गया है, यहां से भी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, और यहां से भी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। ये क्या हो गया भैया ग्राफ में? ये कैसा ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो? एकदम परेशान ना हो, बहुत मजे से क्लियर कर दूंगा। अब सोचो भैया, ये जो डॉटेड लाइन आपने बनाई है, ये तो समझ आता था, ये आइडियल सोल्यूशन को दिखाता है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि अगर सीधी लाइन होगी भैया, कहां से, पी नॉट ए से एक्स से जीरो तक, पी नॉट बी से एक्स बी जीरो तक, और पी ऑब्जर्व की लाइन, ये सभी सीधी थी, स्ट्रेट थी, तो ये है आइडियल सोल्यूशन की। बट सोचो कि ये अगर स्ट्रेट लाइन से मैं ऐसे ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, इस स्ट्रेट लाइन से मैं एक ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो सोच के देखो ये कैसा ग्राफ है, ये ऊपर की तरह उठा हुआ ग्राफ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का है? ओ, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनाए, पी नॉट ए से एक्स ए जीरो तक, या पी नॉट बी से एक्स बी जीरो तक, अगर मैं एक सीधी लाइन बनाता हूं, तो वो एक आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मैं ऊपर की तरफ उठा हुआ कर्व जैसा बना दूं, तो वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसे? पॉजिटिव डेविएशन से। तो आप समझ सकते हो, ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव, ट्रिक से याद कर लो, कितना सिंपल है। आइडियल के अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ ग्राफ है, मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। अब यही चीज देख के आप खुद, अब बिना मेरे बताए हुए आप निगेटिव डेविएशन को ड्रॉ कर लोगे, कुछ नहीं करना है, बस उस आइडियल सोल्यूशन के नीचे की तरफ कर्व को दिखा दो, वो निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। कितना सिंपल है बच्चा। तो मैं इस ग्राफ को अब क्या करता हूं, थोड़ा सा ये आइडियल वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं, तो आप समझ जाओगे कि भैया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों आया, क्योंकि वो आइडियल के ऊपर है, पॉजिटिव के वैल्यू मतलब समझ लो ग्राफ ऊपर, ये ट्रिक्स है, इस ट्रिक से याद कर लो ग्राफ को। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा कर्वी सा उठा हुआ। आप समझ गए कि इस ग्राफ को हम कहेंगे कि भैया ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, यानी पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, या फिर इसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्स लॉ, ये भी कह सकते हो। क्योंकि राउल्स लॉ जैसा ग्राफ है, तो आप कह लो या तो पॉजिटिव डिविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन या फिर पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्स लॉ का ग्राफ है ये। क्लियर है? अच्छा, वैसे ही भैया अब जरा निगेटिव डेविएशन का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो। निगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनता है भैया? आइए मेरे साथ दो एक्सिस खींचिए और फिर मजे कीजिए, आप खुद बता सकते हैं अब, आप खुद अब खींच सकते हैं, डोंट वरी बच्चा, आप खुद अब खींचेंगे। देखो भैया, पिछली बार ऊपर की तरह कर दिया था, अब क्या करेंगे, आइडियल सोल्यूशन से नीचे ड्रॉ कर देंगे। मतलब भैया अगर ये मैंने दो एक्सेस ड्रॉ की एक साथ, कुछ ऐसे, सिमिलरली सेम केस करना है भैया। फर्स्ट कॉर्नर पे मार्क कर दो, सेकंड कॉर्नर पे मार्क कर दो, वैल्यू क्या मार्क कर दो भैया, अगर एक्स ए को यहाँ 1 ले रहे हो तो एक्स बी को 0 ले लो भैया, अगर यहाँ एक्स बी को 1 ले रहे हो तो एक्स ए को 0 ले लो। अगेन भैया इस पॉइंट को अगर आप पी नॉट ए मानते हो तो मैं मान के चलता हूँ, चलो थोड़ा ऊपर पी नॉट बी है। अगर आइडियल होता तो भैया स्ट्रेट लाइन लाते, बट आइडियल नहीं, निगेटिव है, तो इस बार आप इस ग्राफ को ऐसे नीचे से कर्वी बनाओगे। सिमिलरली यहां से भी आप नीचे से ऐसे कर्वी बनाओगे, और यहां से भी आप नीचे से कर्वी बनाओगे।
क्या बात है। अच्छा, आइडियल होता तो कैसा होता भैया? आइडियल होता तो बिल्कुल ऐसा होता। कैसा? आओ देखो, स्ट्रेट एकदम। यहां से भी आइडियल होता तो कैसा होता भैया? एकदम स्ट्रेट होता बच्चा। और यहां से भी आइडियल होता तो क्या होता भैया? एकदम स्ट्रेट होता, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है आपके लिए। एक सेकेंड, थोड़ा ये भी कर्वी हो गया, बट आप इसे स्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करो डॉटेड लाइन से। ठीक है, समझ आया कि भैया अगर आइडियल से नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो, सो दैट विल बी योर नेगेटिव डेविएशन। अगर आइडियल से ऊपर की तरफ उठा हुआ ड्रॉ कर दोगे, दैट विल बी योर पॉजिटिव। और आइडियल मतलब स्ट्रेट। क्या आपको तीनों ग्राफ समझ आ गए? आई बेट ऐसे किसी ने ग्राफ आपको नहीं पढ़ाया होगा, मैं बेट कर सकता हूं। अब आपको समझ आ गया होगा कि यस सर, अब तो देख के बता देंगे कि भैया पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। क्लियर हुआ? शार्दुल को तो क्लियर हो गया। विश्वजीत, आपको क्लियर हुआ? एक चीज और मार्क लीजिए मेरे साथ, ऑब्जर्व्ड वाली लाइन ये है, ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड वाली है। इस केस में क्या था भैया? पी ऑब्जर्व्ड। जब आप निगेटिव डेविएशन देखते हो तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होता है? सॉरी, पॉजिटिव देखते हो ना, तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर ग्रेटर देन होता है किसके? पी राउल्ट्स के। देखो यहाँ मैंने नोट कराया ऑलरेडी, इस चीज को यहाँ वेरीफाई कर सकते हो। देखो, ऑब्जर्व प्रेशर ग्रेटर देन पी राउल्ट्स, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव में ये वाली लाइन क्या थी? पी ऑब्जर्व लेस देन पी राउल्ट्स। बोलो क्लियर हुआ बच्चा? क्या आपको ग्राफ के नेचर क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है यार, इस वजह से बढ़िया से मैंने इनको पढ़ाया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बढ़िया से मैंने इन सबको पढ़ाया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? विश्वजीत, आपको भी क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। ओके, बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा। अब हम आगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन क्या है? चैप्टर खत्म हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पार्ट चैप्टर का खत्म। ये चैप्टर दो पार्ट में था भैया। एक पार्ट तो भैया ये सारे सॉल्यूशंस के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में, डाल्टन्स लॉ के बारे में, ठीक है, हेनरी लॉ भी हम पढ़ेंगे, फिर कंसंट्रेशन टर्म वगैरह, ये सब जो अभी तक हम पढ़े आ रहे हैं, उसका लास्ट सेक्शन भी बचा हुआ है, ठीक है। अब एक पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट शुरू होगी जहां से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं, और वो पार्ट को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चार पांच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं बेसिकली। ऑस्मोटिक प्रेशर, आरएलवीपी है आपका, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चार, और एक आखिरी पढ़ाऊंगा वैन टॉप फैक्टर। तब जाके ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तगड़ा 5 लेक्चर आएगा, और इतने मजेदार तरीके से तुम कॉलिगेटिव पढ़ोगे कि कभी तुमने पढ़ा नहीं होगा। फिलहाल ये सब जो लॉ है, इसका आज लास्ट सेक्शन नोट कीजिए, लास्ट टॉपिक, एक पार्ट खत्म हो जाएगा सोल्यूशन का। ये चैप्टर बड़ा है, दो पार्ट में है, इसीलिए एक पार्ट आज समाप्त हो जाएगा। आज के एक पार्ट का लास्ट टॉपिक नोट कीजिए, दैट इज एजियोट्रोप्स या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सुना होगा आपने ये नाम, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या फिर इसी को एजियोट्रोप भी कहते हैं। एजियोट्रोप, AZEOTR। बढ़िया से मैं इसको लिख देता हूं, रुक जाओ। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या फिर इसी को कहा जाता है एजियोट्रोप्स। क्या है ये भैया, क्या है ये? कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या है ये? बाइनरी लिक्विड के मिक्सचर होते हैं। बाइनरी लिक्विड का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था शुरुआत में। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब बाइनरी सॉल्यूशन ही है, तो कंफ्यूज ना हुई, बाइनरी में बोल दिया। तो बाइनरी का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट सिर्फ हो, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। तो भैया अभी तक तो पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर बोलने के लिए, डिफाइन करने के लिए मैं बोलूं, तो एजोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे बाइनरी लिक्विड मिक्सचर होते हैं जिसका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड फेज और वेपर फेज। क्या बोला मैंने? पहले नोट कर लो मेरे साथ ये लाइन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दीज आर, ये टॉपिक है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे हैशटैग से लिख लो, दीज आर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। बाइनरी लिक्विड मतलब अभी मैंने बताया जिसमें दो कंपोनेंट हो, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो भैया सब बाइनरी लिक्विड ही है। पूरे सोल्यूशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं सब बाइनरी लिक्विड है, तो डरना मत, बाइनरी लिक्विड का क्या मतलब है, ठीक है। सो दीज आर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर which have same composition
इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। अरे सर ये क्या है, ये क्या कह दिया, कुछ नहीं कहा बच्चा। देखो सिंपल सी बात है, देखो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी बाइनरी सोल्यूशन तैयार करते हैं, या फिर सिंपल कहूं कि अगर एक क्लोज कंटेनर में मैं अगर एक सोल्यूशन तैयार किया हूं, एक क्लोज कंटेनर है मान लो मेरे पास, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सोल्यूशन भर दिया। अब ऑब्वियसली पता है एक बाइनरी सोल्यूशन है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे, दोनों के मिक्सचर से सोल्यूशन तैयार होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे ही आप इसे क्या करोगे, हीट करोगे भैया, क्योंकि हमें वेपर बनाना है तो हीट तो हर केस में करना है, तो क्या होगा भैया, वेपर के फॉर्मेशन होंगे, बिल्कुल। तो भैया जब सोल्यूशन फेज में था तो उसके अंदर ए और बी क्या थे, एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट थे, ए एज अ सॉल्वेंट, बी एज अ सोल्यूट। तो कुछ ना कुछ पार्ट रहा होगा भैया ए का भी, तो जितना अमाउंट ए का है उसे मैं मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज एक्स से। और कुछ ना कुछ अमाउंट रहा होगा बी का, तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स बी। तो ये क्या है, ये लिक्विड में ना है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन अभी लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज के क्या करूंगा, कंपोनेंट को मुझे ए का कितना कंपोनेंट है और बी का कितना कंपोनेंट है, मतलब सिंपली कहूँ कि ए के अमाउंट को अगर मुझे लिक्विड फेज में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं एक्स से लिखूंगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और अगर बी के अमाउंट को लिक्विड फेज में मुझे एक्सप्रेस करना हो तो मैं एक्स भी लिखूंगा। तो एक्स और एक्स भी क्या है भैया, ये दोनों मोल फ्रैक्शन है, किसके, ए और बी के। अच्छा किस फेज में, तो भैया लिक्विड फेज में अभी ये है, ये किस फेज में है, लिक्विड फेज में। अब हमने हीट किया, बिल्कुल हीट करोगे तो भैया क्लोज कंटेनर है, वेपर बनेगा, तो लिक्विड के सरफेस वेपर प्रेशर भी होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे ही वेपर बना, तो इसके अंदर भैया ए और बी अगर मान के चलो कि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों वेपर बनाएंगे, तो भैया वेपर जो होगा वो दोनों की वजह से होगा, यानी वेपर में जो कंपोनेंट होगा अब किसका, ए और बी का, उसको मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट विल बी वाई ए एंड वाई बी। मतलब वाई ए और वाई बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मतलब अमाउंट ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसमें, बट इस बार सर फेज चेंज है, इन वेपर फेज। तो भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो वाले मिक्सचर है ना, वो वाले बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है जिसका कॉम्पोजिशन सेम है, किसमें, लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में भी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जितना ए का अमाउंट खर्च हो रहा है लिक्विड फेज में, उतना ही ए का अमाउंट बन रहा है वेपर फेज में। सिमिलरली जितना बी का अमाउंट खर्च हो रहा है लिक्विड फेज में, उतना ही बी का अमाउंट वेपर के फॉर्म में बन रहा है। तो उसको मैंने एक्सए को लिक्विड फेज में, ए के कंपोनेंट को लिक्विड फेज में, मतलब ए के अमाउंट को लिक्विड फेज में एक्स से लिखा, बी के अमाउंट को लिक्विड फेज में एक्स भी लिखा। सिमिलरली जब मैं हीट करूंगा तो ये दोनों क्या होंगे, वेपर बनाएंगे, और ए का जो वेपर में जो कंपोनेंट होगा, वेपर में जो अमाउंट होगा उसको मैं वाई लिखूंगा, और बी का वेपर में जो अमाउंट होगा उसको मैं वाई भी लिखूंगा। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिसमें जो एक्स ए है वो वाई ए के बराबर हो जाए, और जो एक्स बी है वो वाई बी के बराबर हो जाए। मतलब जितना लिक्विड फेज से खर्च हो रहा हो, अगर उतना वेपर फेज में बन जा रहा है। सिमिलरली बी का कंपोनेंट जितना लिक्विड फेज से खर्च हो रहा हो, अगर उतना ही वेपर फेज में बन जा रहा है, तो इस टाइप के मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ओहो, मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा, लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में भी, वो कभी बदलने वाला नहीं है। मतलब जितना अमाउंट आप लिक्विड फेज में खर्च करोगे ए का, उतना ही अमाउंट वो फटाफट वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए और एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई बी। बोलो समझ आया। इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, कुछ नहीं भैया, डिवाइड कर दो दोनों को। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, किसको, ये एक्स ए और वाई ए को आपस में, तो इनका रेशियो बराबर आएगा एक्स बी और वाई बी के। तो बहुत लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे आप ऊपर वाली कंडीशन याद रख लो, चाहे आप ये डिवाइड वाली रेशियो वाली कंडीशन याद रख लो, दोनों ही काम आएगा। ये दोनों कंडीशंस है किसकी, एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। इसी को एजियोट्रोप भी कहा जाता है। समझ आ गया कि भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप ऐसे बाइनरी लिक्विड मिक्सचर हैं जिसमें सेम कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में भी। बोलो समझ आ गया। फटाफट बताओ यार, अगर समझ आ गया तो फटाफट बता दो।
चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो मेरे साथ नोट कर लो इन्हीं की। प्रॉपर्टीज ऑफ इजियोट्रोपिक मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ इजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी, भैया इन दोनों का कंपोजिशन अगर सेम है तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होंगे। कहने का सिंपल मतलब ये है कि भैया बड़ी सिंपल सी बात है, शॉर्ट बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। सिंपल सी बात है भैया, जो अपने ये मिक्सचर तैयार किया ना, अगर इनका कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम आ रहा है तो ये जो लिक्विड है ये एक फिक्स टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ना उससे ज्यादा पे बॉयल होगा ना उससे कम पे, उसका एक फिक्स टेम्परेचर है। अगर उस टेम्परेचर तक आप पहुंच जाते हो बॉयल करते वक्त, जब आप हीट कर रहे हो, तो अगर उस टेम्परेचर तक आप पहुंच जाओगे, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद इनका जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, याद कर लो, एक लाइन में नोट कर लो क्या, कि ये जो मिक्सचर होते हैं ये बॉयल होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसीलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। तो नोट कर लो ये पॉइंट कि दीज मिक्सचर boils at a constant temperature। तो अगर कोई आपसे कहे कि ये बताओ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर कोई कहे कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे आंख बंद करके भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मिक्सचर है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग, इनके कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी। कौन सी कंडीशन? भैया x इक्वल्स टू वाई है, ठीक है, विदाउट हैविंग चेंज इन देयर कंपोजिशन। दे आर ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने बताया किससे, किस नाम से चालते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं इनको? इन्हों कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो अगर आज से कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसे कहते हैं, तो आप फटाफट क्या बोलोगे? जितने भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जब ये वेपर बना लेते हैं तो सोचो, जब ये वेपर बन गया तो इसके अंदर क्या होगा, ए और बी मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब जब ये वेपर बन जाने के बाद ये ए और बी क्या होते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जब ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ए को अलग करना और बी को अलग करना ये संभव नहीं होता है। लिक्विड फेज तक तो ए अलग है बी अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिल गए और वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, वेपर बन गया, तो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे, लिक्विड नहीं, एक सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे जब मिला दिए इनको। जब ये मिक्सचर तैयार हो गया तो ये क्या करेंगे, एक सिंगल लिक्विड की तरह, सिंगल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। इन्हें ए को और बी को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ये अच्छी बात है क्या? इसलिए क्योंकि भैया जब ये सिंगल लिक्विड तरह बिहेव करेंगे ना, तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये ज्यादा वेपर बनाएंगे। इसी वजह से याद रख लो दो प्रॉपर्टी, पहली, एक तो इन ये बॉयल होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दूसरा, जैसे ही आप मिक्सचर तैयार करोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो ए और बी है जब ये मिल जाएंगे तो एक सिंगल लिक्विड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। अब आप ए और बी को अलग अलग नहीं कर सकते हो। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएंगे तो आप सॉल्वेंट को अलग, सोल्यूट को अलग नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो ये सेपरेट नहीं होते। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मिक्सचर है जिन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है जब उनका लिक्विड सोल्यूशन तैयार हो जाए और वो सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए कि वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में पढ़ा था सर, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने दोनों दो दो प्रॉपर्टी दोनों लिखा दिए। दे बिहेव, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये कहीं और नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये मेरे नोट्स हैं, तो इसको प्रॉपरली नोट डाउन करके रखो। मेरी अपनी लैंग्वेज की नोट्स सही है, मैं आसान लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लिख लो, दे बिहेव लाइक अ सिंगल लिक्विड सोल्यूशन। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाता है तो ये एक सिंगल लिक्विड सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, सिंगल लिक्विड सोल्यूशन, बिकॉज इट कांट बी सेपरेटेड, इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
इंडिविजुअल कंपोनेंट। बोलो समझ आया? सब इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखा था, मैं फालतू चीजों से नोट्स नहीं भरता। क्या समझ आया तुम्हें, जल्दी बताओ, क्या तुम्हें समझ आया? क्विकली बच्चा, बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ आई? टेल मी क्विकली बच्चा, टेल मी क्विकली। एवरीवन, चलो ठीक है। तो यहाँ हो गया एक सेक्शन आपका समाप्त इस पूरे चैप्टर का। दूसरा सेक्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ।